नाज़रीन आदाब, खास बात के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खास बात की हेडलाइंस। हज के लिए कोटे से 4 गुना ज्यादा हज दरख्वास्तें हुई जमा। 15 फरवरी थी फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख। दादरी के इखलाक कत्ल मामले की सीबीआई जांच की अपील। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। मामले की अगली समाअत 6 अप्रैल को। मुसलमानों के मसले के इख्तिलाफात पूरी कौम के लिए दर्द-ए-सर। मुल्क के दीगर समाजों के साथ बेहतर रवाबित बनाने की उलमा की अपील। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में उर्दू का नहीं हो रहा है निफाज। कौमी कमीशन बराए लिसानी अक़लियत का हुकूमत को नोटिस। मिली काउंसिल राजस्थान की जानिब से मदरसा असातिज़ा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। मदरसे में तालीम को बेहतर बनाना है मकसद। और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को नहीं किया जा सकता हरगिज बर्दाश्त। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्ला का बयान। नाज़रीन, ये थी हेडलाइंस। अब खबरों को तफसील से जानते हैं। मरकजी हज कमेटी को पूरे मुल्क से 4,08,789 दरखास्त फॉर्म मौसूल हुए हैं। वाज़ेह है कि 15 फरवरी हज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी। मरकजी हज कमेटी का कहना है कि पोस्ट से मौसूल होने वाले दरख्वास्त फॉर्म देर से पहुंचते हैं, इसलिए दरख्वास्त फॉर्म्स की तादाद में मामूली इजाफे की उम्मीद है। अगर सऊदी हुकूमत की जानिब से 20% कोटे की कटौती खत्म हो जाती है तो कोटा बढ़कर 1,25,000 हो सकता है। मार्च के दूसरे हफ्ते में बायलेटरल एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट के बाद ही मरकजी हज कमेटी कुरानंदाजी की तारीख का तयन करेगी। यूपी के दादरी में गौकुशी की अफवाह पर होने वाले इखलाक अहमद के कत्ल की जांच सीबीआई से करवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। संजय सिंह की तरफ से दाखिल अर्जी में दादरी मामले और इखलाक अहमद के कत्ल की जांच सीबीआई से करवाने की दरख्वास्त की गई है। अदालत ने अर्जी कबूल करते हुए इस अहम मामले में हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया है। मामले की अगली समाअत अब 6 अप्रैल को होगी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेपतुल्ला राजस्थान के दौरे पर है। नजमा हेपतुल्ला ने राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ के कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर चित्रा पुरोहित और यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर आदित्य शास्त्री ने मरकजी वजीर का इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी में नजमा हेपतुल्ला ने कला मंदिर में तस्वीरी नुमाइश का मुआयना किया और हॉर्स राइडिंग और दीगर खेलों का भी मुशाहिदा किया। और ईटीवी से खास बातचीत में नजमा हेपतुल्ला ने जेएनयू तनाज़े पर कहा कि हमारे लिए सबसे पहले मुल्क है और मुल्क की मुखालिफत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे मुल्क मुखालिफ अनासिर की मुल्क में तनकीद होनी चाहिए। ज्वलंत मुद्दों की अगर बात करें देश में इस वक्त जो मुद्दा है वो जेएनयू वाला मुद्दा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो कुछ हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है और कितना सही? जो लोग अगर कोई देश को तोड़ने की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि उनको ना सिर्फ जो भी कानून के तौर पे उनको सजा मिलना चाहिए बल्कि समाज में भी उनको आइसोलेट करना चाहिए ऐसी ताकतों को। देश की उन्नति, तरक्की, देश की एकता, अखंडता हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। और अगर हमें उसके लिए किसी हद तक भी जाना पड़े, अगर अपनी जान भी देना पड़े तो इंसान को उसमें पीछे हटना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां हो रही है मामले के बाद, उसको कितना जायज मानती हैं? भाजपा की तरफ से भी बयानबाजियां, कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजियां। ये भाजपा की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है। महाराज का जैसे देखें बयान आया, उसका कोई बयानबाजी नहीं करते, हम लोग सही बात करते। हमारे अध्यक्ष अमित जी ने भी कोई बयानबाजी नहीं की है, उन्होंने रिएक्ट किया है और वो रिएक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर गलत तरीके पे कुछ लोग कर रहे हैं काम तो हमारा फर्ज है उनको हम सही रास्ते पे जाएं। तो जो लोग गलत काम कर रहे थे उन्हीं के बारे में हमारे अमित जी ने कहा है
اور کون اس کے اندر دو رائے ہیں کہ دیش ہمارے لیے پرتھم نہیں ہے. میرے لیے، آپ کے لیے دیش سب سے پرتھم ہے. اس کے لیے جو قربانی دینا ہے وہ دیں گے. چھوٹا سا سوال میں آخری سوال، الپ سنکھیکوں کا ذمہ آپ کے اوپر ہے پورے دیش میں. کس طرح کا نواچار ہو رہا ہے الپ سنکھیکوں کو آگے لانے کے لیے؟ کچھ نیا ہونے جا رہا ہے دیش میں؟ دیکھیے، میرے منترالیہ میں 6 الپ سنکھیک آتے ہیں، جس میں کرسچن، بدھسٹ، مسلم، پارسی، جین، سکھ، یہ لوگ ہیں 6. اور سب سے زیادہ جو ان کو وکاس کی ضرورت ہے، جن کو، تو ہم ان کے وکاس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وجے واڑہ میں جماعت اسلامی کے ذریعے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا. موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے کیے گئے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس ملک سے محبت ہے اور اس ملک کو مضبوط باعزت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ملک خدا کا ہے، بندے خدا کے ہیں، انسان خدا کے ہیں. سب سے پہلے ہمارے اندر خدا کی عظمت کا احساس اور خدا ترسی، پرہیزگاری اور احساس ذمہ داری، سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ملک کو متحد اور یونائٹڈ رکھنے کے لیے یہاں پر امن ہونا چاہیے، شانتی ہونی. ملی کونسل راجستھان کی جانب سے مدرسہ اساتذہ کے لیے اسپیشل ٹیچنگ ٹریننگ پروگرام شروع کیا گیا. 10 دنوں تک چلنے والی اس ٹریننگ میں 40 سے زیادہ ٹیچرز حصہ لیں گے. اس کا مقصد مدرسے میں تعلیم کو بہتر بنانا بتایا جا رہا ہے. تنویر جہاں صاحب کا نام اور عیاری مختاری زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے. اس کے ساتھ خاص بات میں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، چل لوٹتے ہیں. بریک کے بعد خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، مسلمانوں کے مسلکی اختلافات ہمیشہ سے ہی پوری قوم کے لیے درد سر بنے رہے ہیں. مسلم تنظیموں کی حالیہ الزام تراشیوں نے اس میں مزید اضافہ ہی کیا ہے. ملی تنظیموں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کو اب کم سے کم اپنے آپسی اختلافات کو بھلا کر قومی ملک کے دیگر طبقوں کے ساتھ اتحاد کی پہل ضرور کرنی چاہیے. خاص رپورٹ. ملک کے مختلف حصوں سے آئے دن مسلمانوں کے مسلکی اختلافات کے سر ابھارنے کی خبریں آ رہی ہیں. اب اس پر مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ کچھ تنظیموں کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. IMC کے صدر مولانا توقیر رضا نے زور دیا کہ مسلمانوں کو اپنے آپسی اختلافات بھلا کر قومی معاملوں میں دیگر طبقوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے. انہوں نے جمعیت العلماء ہند کی جانب سے اتحاد کی اپیل پر طنز بھی کیا. بات کا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے نام نہاد رہنما ہیں جو ملت کو تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ اپنی اپنی دکانیں چلانے کی وجہ سے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں. مسلمان پوری طرح متحد ہے، اس کے اتحاد میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. آج ملک کی سب سے اہم ضرورت جو ہے ہندو مسلم اتحاد ہے. اگر ہمیں اپنے ملک کو دنگے فساد سے اور دہشت گردی سے اور اس قسم کے تعصب اور نفرتوں سے اور اخلاق جیسے واقعات سے ہمیں اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو بچانا ہے، تو ہندو مسلم اتحاد، اکثریت ہندو سماج کی جو ہے وہ امن پسند ہے، فسادات نہیں چاہتی ہے. تو ایسے ہندوؤں سے ہمیں اپنے لوگوں کو قریب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. گزشتہ روز جمعیت العلماء ہند کے مولانا محمود مدنی نے میرٹھ میں منعقدہ اجلاس میں مسلکی اختلافات دور کرنے کی اپیل کی تھی. مشرقی یوپی میں سیاسی حصہ داری کے لیے سرگرم راشٹریہ علماء کونسل کے مولانا عامر رشادی کا کہنا ہے کہ کچھ ہندو نواز طاقتیں مسلمانوں میں سازش کے تحت اختلافات کو ہوا دے رہی ہیں، لیکن اس میں مسلم تنظیموں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. آج جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی کریں چاہے وہ بریلوی کریں، دونوں کوئی کم نہیں ہے. سب ایک دوسرے کا پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف برسے پیکار ہیں.
आप व्हाट्सअप देख लिए, देवबंदी बरेलवी कर रहा, बरेलवी देवबंदी कर रहा, दोनों मिलकर शिया करो, शिया जो है सुन्नियों कर रहा है, तीनों मिलके अहले हदीस कर रहे हैं, अहले हदीस किसी और कर रहा, सब एक दूसरे को काफिर कर रहे हैं। ये दुकानें खुली हुई हैं। जो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं उनका इस्लाम से दूर दूर ताल्लुक नहीं है। कौमी सियासत पर मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए एक अरसे से कोशिशें चल रही हैं। इस सिलसिले में कई जमातें और तंजीमें भी वजूद में आ चुकी हैं। इत्तेहाद कायम होने के बजाय पुराने इख्तलाफात नए सिरे से उभर रहे हैं। ईटीवी के लिए लखनऊ से इरफान अली की रिपोर्ट। मस्जिद हरम में पेश आने वाले क्रेन हादसे में मुआवजा फराहम करने के मुतालिक कार्रवाई का आगाज हो चुका है। वाज़ेह है कि 11 सितंबर 2015 को मस्जिद हरम के अहाते में पेश आने वाले हादसे में मुख्तलिफ ममालिक के 111 आज़मीन हज शहीद हो गए थे। इनमें से 13 का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। हुकूमत सऊदी अरब ने सऊदी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया को हादसे में शहीद और जख्मी होने वालों की मालूमात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। हुकूमत ये चाह रही है कि कम से कम यानी किसी किस्म के हादसात ना हो और उस पर पूरी तरह से वाच रखने की कोशिश कर रही है सऊदी हुकूमत। और वैसे ही पिछले मरतबा जो ये हुए थे हादसात हुए थे और जो हादसात में जो यानी डेथ हुई है उसके ताल्लुक से सऊदी को हुकूमत ने यहाँ पे उनकी सऊदी इसको एम्बेसी को इंडिया की उनको ने वो नाम वगैरह भेजे हैं और जो उन्होंने जो डिक्लेयर किए थे हेल्प का तो उस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा है। जो क्रेन हादसे में जो मदद हाँ उनको पैसा मुआवजे के लिए एम्बेसी वाले काम कर रहे हैं। नाज़रीन, यूपी में उर्दू को बतौर दूसरी सरकारी ज़बान को नाफिज किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कौमी कमीशन बराए लिसानी अक़लियत ने भी रियासती हुकूमत को एक नोटिस जारी कर दिया है। कमीशन ने यूपी हुकूमत से सरकारी दफातर में उर्दू के निफाज को यकीनी बनाने के लिए कहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाली तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उर्दू के निफाज के ताल्लुक से कई अहम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। खास रिपोर्ट। यूपी में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा 1979 में ही मिल गया था, लेकिन इलाहाबाद की हिंदी साहित्य सम्मेलन ने रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तवील समाअत के बाद गुज़िश्ता बरस सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को यूपी की दूसरी सरकारी जबान के दर्जे को बरकरार रखने का हुक्म दिया। उर्दू के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक यूपी में उर्दू का निफाज अमल में नहीं आया है। अब कौमी कमीशन बराए लिसानी अक़लियात ने भी रियासती हुकूमत को उर्दू के निफाज के सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया है। उर्दू को बहैसियत सब्जेक्ट पढ़ाई जाए, उर्दू मीडियम स्कूल जो हैं होने चाहिए, चूँकि दफ़ा 350A दस्तूर की वो इस बात को यकीनी बनाती है कि बच्चों की मादरी ज़बान में प्राइमरी तालीम होनी चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट को इसका इंतज़ाम करना चाहिए। प्रोफेसर अख्तरुल वासे इस बात को तस्लीम करते हैं कि सरकारी सतह पर उर्दू को नाफिज कराना इतना आसान नहीं है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे का कहना है कि उर्दू वाले जब तक हुकूमत पर खुद दबाव नहीं बनाएंगे उस वक्त तक इस सिमत में कोई कामयाबी मिलना मुश्किल है। लेकिन उर्दू के कानूनी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली सरकर्दा तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। तंजीम के सेक्रेटरी डॉक्टर परवाज उलूम का कहना है कि कमीशन बराए लिसानी अक़लियात के पास ऐसे इख्तियारात नहीं हैं जिसके तहत वो अपने फैसले हुकूमत से मनवा सके। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें भी तफसील के साथ देख सकते हैं। आदाब।